प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, शॉर्ट में बोलते हैं LPP। LPP प्रॉब्लम कहते किसको हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या टर्म्स हैं और इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सभी तरह के बोर्ड एग्जाम में रहते हैं, जैक बोर्ड में भी रहता है और CBSE बोर्ड में भी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, I have started the concept with the problem of 2019 क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड का। CBSE में भी ये आखिरी क्वेश्चन में ही देखा जाता है। तो 2019 झारखंड बोर्ड क्वेश्चन नंबर 29। प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग LPP प्रॉब्लम ग्राफिकली, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। नीचे दिए गए प्रॉब्लम को यहाँ पर दिया गया यह प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। ये 2019 में पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। अब आइए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, इस प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम में है क्या, मैक्सिमाइज जेड। जेड एक फंक्शन है, जेड कुछ भी हो सकता है। जेड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी हो सकता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, या लॉस ऑफ अ मैन्युफैक्चर, किसी मैन्युफैक्चरर का लॉस हो सकता है। तो ये जेड कुछ भी हो सकता है। इस जेड को मैक्सिमाइज करना, जेड को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है। और जेड बराबर क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज जेड, जेड इक्वल टू दिया है 4x प्लस वाई। और इसको मैक्सिमाइज करना अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के अंदर में, कुछ शर्तों के अंदर रखते हुए इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो शर्त क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, अर्थात ये शर्त हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 5 ही रहे। इन दोनों का सम 5 के बराबर या 5 से छोटा रहे, उससे बड़ा न हो। दूसरा शर्त है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 रहे। और आखिरी शर्त है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन कंडीशन के अंतर्गत इस जेड को मैक्सिमाइज करना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से मैक्सिमाइज करना है। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आपका उसमें जो भी वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स जनरली यूज होते हैं, उन दोनों वेरिएबल्स के पावर में आप देखेंगे पावर 1 है। अर्थात इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। और कंडीशन भी यहाँ पर जो भी है, कंडीशन भी इनइक्वलिटी के रूप में है। और जब इनइक्वलिटी को हम इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना के ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जिसको भी मैक्सिमाइज करना है, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमको क्या करना है, जेड को मैक्सिमाइज करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमाइज जेड, जेड को मैक्सिमाइज किए। सो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। यहाँ x एंड y क्या है, x एंड y आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। ये दोनों डिसीजन वेरिएबल हैं, या इनको नॉन निगेटिव कांस्टेंट्स बोलते हैं। नॉन निगेटिव कांस्टेंट का मतलब ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, या 0 भी हो सकता है। नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव के साथ साथ वो 0 भी हो सकता है। सो x एंड y क्या है, आर डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल का मतलब ये ही डिसाइड करेंगे कि x और y का क्या वैल्यू होगा जिससे कि ये हमारा z मैक्सिमम हो। इसलिए x और y को डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है, या नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कहा जाता है। डिसीजन वेरिएबल्स या नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कहा जाता है। और ये जो मैक्सिमाइज करने का प्रॉब्लम आया 2019 में झारखंड बोर्ड में, जैक बोर्ड में, कभी प्रॉब्लम आपका मिनिमाइज का भी आ सकता है। तो जहां भी प्रॉब्लम को
ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करने का हो और मिनिमाइज करने का हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब उस प्रॉब्लम को आप पीक तक लेके जाए। पीक तक ले जाने का मतलब या तो मैक्सिमम तक ले जाए या मिनिमम तक ले जाए। दिए गए प्रॉब्लम को यदि आपको मैक्सिमम बनाना हो या मिनिमम बनाना हो, तो ऐसे प्रॉब्लम विद द कंडीशन, ये प्रॉब्लम ये कंडीशन के साथ ये पूरा होल सिचुएशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। इन प्रॉब्लम को हमको ऑप्टिमाइज करना है और इनको किस मेथड से करना है, तो ग्राफ में हम इसके लिए हमको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा। ग्राफ पेपर पर ही आप इस प्रॉब्लम को बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट आएगा। अदरवाइज बिना ग्राफ पेपर के बनाएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। सो बेटर है आप इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाएं। इसको ग्राफिकली बनाना है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों बोले, क्योंकि इसमें जितने भी जिनको फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसका ग्राफ भी एक लीनियर आएगा। लीनियर करने का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो कांस्टेंट है उनका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। जब उनको उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखकर उनके ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे तब। अदरवाइज हम लोग को पता है कि जब भी इनइक्वालिटी का ग्राफ होता है तो लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर होगा, पूरा रीजन होता है। ये एक रीजन को, इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इनइक्वालिटी को एक स्ट्रेट लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो वो लाइन उस लाइन के नीचे के सारे बिंदु या उस लाइन एंड लाइन के ऊपर के सारे बिंदु। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का सिचुएशन जब भी दिया रहे, 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले ये जो भी इनइक्वालिटी है उन इनइक्वालिटी को आप हटाकर उसके जगह इक्वलिटी का साइन यूज करेंगे। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। ये जो हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस तैयार करेंगे। इक्वेशंस तैयार करने का मतलब लेस देन या ग्रेटर देन को भूल जाए, वहां पर इक्वल टू कर दे। अर्थात x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 था तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 5 बनाए। दूसरा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 था तो आप बनाए 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तीसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो आप x इक्वल टू 0 बनाए। चौथा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 0 बनाए। अब जैसे आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस तैयार कर लेते हैं तो क्लास 10 में आप जानते हैं इसका ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो बारी बारी से आप एक टेबल बनाएंगे। x इक्वल टू 0 लिए तो y का वैल्यू हो गया 5, y का वैल्यू फिर 0 ले लेते x का वैल्यू निकल गया 5। इस तरह से मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए इसके ग्राफ को प्लॉट करने के। उसी प्रकार से एंड सो ऑन बाकी के लिए भी 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू आप 0 ले लिए तो y का वैल्यू आ गया 9, y इक्वल टू आप 0 ले लिए, y के जगह 0 तो 3x इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू आ गया 3। x इक्वल टू 0 हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़े। x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस। y एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 0। यदि कोई क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, नहीं ध्यान दिए हो, तो उनके लिए हम बनाते हैं। इसको आप एज ए टेबल भी बना सकते हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब x का वैल्यू हमेशा 0 लेना है। y का वैल्यू आर्बिट्ररी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले के टेबल में जो भी y का वैल्यू आप ऑलरेडी लिए हुए हैं उन्हीं वैल्यूज को आप ले लो। y जैसे 5 लिए 9 लिए तो 5 और 9 ले लिए। आखिरी है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस। x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। जिनको याद है उनको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको याद है y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, उनको ये बनाने का टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको याद नहीं है वो अपना टेबल बनाएंगे। y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू क्या लेंगे, तो ऑलरेडी जो पहले के टेबल में x का वैल्यू है 5 और 3 है, तो 5 और 3 आप ले लें, 3 5 ले लेंगे। अब इन पॉइंट्स को x एक्सिस y एक्सिस पर प्लॉट करें। तो ये आपका x एक्सिस x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। x एक्सिस पर हमको मैक्सिमम पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करना है 5 तक और y एक्सिस पर 9 तक। तो हम y एक्सिस पर 9 तक दिखा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिखा दिए। x एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 तक दिखा दी। इसको ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी आपको कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो जाएगा। इसलिए इसको जब भी प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ पेपर आपको एग्जाम बोर्ड में मिलेगा, उसी ग्राफ पेपर पर इक्वली 10 लाइन के बाद 1, फिर 10 लाइन के बाद 2, फिर 10 लाइन के बाद 3, 10 लाइन के बाद 4, इस तरह से प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर में भी और वाई एक्सिस के ऊपर में भी, तो एक्यूरेट आएगा। अब ये पहला ग्राफ प्लॉट करने के लिए x0 y5,
x 0 y 5, इस पॉइंट का लोकेशन हो गया 0 5, ये पॉइंट हो गया 0 5। दूसरा x 5 y 0, x 5 y 0, ये पॉइंट हो गया 5 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दे। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस लाइन के ऊपर में एरो देकर दोनों तरफ लाइन का नाम लिख दे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन होगी। दूसरा टेबल है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9, ये पॉइंट हो गया। फिर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दे। इस स्ट्रेट लाइन का नाम हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 केवल y एक्सिस लेना है, तो ये आपका y एक्सिस लेना है, मतलब 0 5, ये पॉइंट हो गया 0 5। फिर 0 9, ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यही आपका आएगा y एक्सिस। इसीलिए बोला जाता है कि y एक्सिस का इक्वेशन जिसको याद है वो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 इस लाइन के ऊपर में लिख देगा, y एक्सिस के ऊपर में x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया y एक्सिस का। तो उसके लिए ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, खींचेंगे तो यही आएगा आपका y एक्सिस। सो y एक्सिस का इक्वेशन हमेशा y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इक्वेशन इसका होता है x इक्वल टू 0। उसी प्रकार से x एक्सिस का इक्वेशन होगा, x एक्सिस पर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है 3 0 और पॉइंट है नेक्स्ट आपका 5 0, दोनों को मिलाकर खींच दिया स्ट्रेट लाइन, तो y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0। तो जिनको याद है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसके ऊपर लिख दे y इक्वल टू 0। तो जितने भी इनइक्वलिटी थे उनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाकर उन इक्वेशंस का आपने ग्राफ खींच दिया। 4 इक्वेशंस मिले, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक ये हो गया लाइन। दूसरा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा लाइन ये हो गया। तीसरा लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 0, y एक्सिस ये, और चौथा हो गया y इक्वल टू 0, ये x एक्सिस। 4 लाइन आपने खींच दी। अब आपको करना है क्या, फिजिबल रीजन पता करना है। फिजिबल रीजन का मतलब वह रीजन जिसमें कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस मेथड का नाम, इसको सॉल्व करने का मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसमें हम लोग कॉर्नर पॉइंट मेथड, कॉर्नर के मदद से हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। कॉर्नर पॉइंट मेथड, इस ग्राफिकल मेथड का नाम है कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब हम लोग इनइक्वलिटी का ग्राफ खींचेंगे। इनइक्वलिटी का ग्राफ खींचने का मतलब, इनइक्वलिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। रीजन का मतलब अनगिनत बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे पहला ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर कोई एक बिंदु ले। इस लाइन के नीचे एक बिंदु है, ओरिजिन 0 0। इस 0 0 को इसमें रखे और देखे कि ये इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई किया कि नहीं। x के जगह 0, y के जगह 0, 0 प्लस 0 ये हो गया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, 0 लेस देन इक्वल टू 5, 0 5 से छोटा है, ये ट्रू है। अर्थात इस लाइन के नीचे एक बिंदु लिए और वो सेटिस्फाई किया, इसलिए इस लाइन के नीचे देखिए इधर एरो हम दे दिए, इधर देखिए एरो, यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो दे दिए। एरो देने का मतलब इस लाइन के नीचे इधर पूरा का पूरा ये रीजन, इधर कोई भी बिंदु आप लेंगे तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। इधर अनगिनत ऐसे रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन, अनगिनत बिंदु है इस रीजन में जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन क्या होगा, इधर सारे रीजन को हम रख देंगे। आप जितना डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके लिए ये सारा रीजन हो गया, उसके लिए ये आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। इस स्ट्रेट लाइन को आप और आगे ले जाएंगे तो इधर ये पूरा का पूरा रीजन हो गया, इसमें अनगिनत बिंदु हैं, वो सारे बिंदु इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। इनइक्वलिटी का जब भी ग्राफ होता है, एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र में कोई बिंदु लिया जाएगा तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। इसके ऊपर का बिंदु लेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं, गलत रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे x यहाँ पर 5 है और y 5, यहाँ पर एक बिंदु x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, यहाँ रखिए x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, 10 लेस देन इक्वल टू 5, तो गलत हो गया, नहीं सेटिस्फाई किया। इसलिए जब भी लेस देन है तो इसके नीचे का रीजन में एरो लगा दिया। सेम उसी मेथड से 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हम एक बिंदु लिया 0 0, इसमें रखे तो 3 इंटू 0 0 प्लस 0, ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 9, अगेन सेटिस्फाई किया। तो अगेन इस लाइन के नीचे देखिए एरो लगा दी, यहाँ यहाँ, फिर यहाँ देखिए एरो, फिर यहाँ भी एरो है। इस लाइन के नीचे का कोई भी रीजन लेंगे, इस लाइन के नीचे कोई भी रीजन लेंगे इधर, तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये पूरा रीजन हो गया इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए।
तो 2 हो गया। तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए इधर एरो लगा दी, यहाँ एरो लगा दी, इधर लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, इधर लगा दी। एरो लगाने के बाद इधर का कोई रीजन ले लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पूरा रीजन वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में y ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि y इधर पॉजिटिव है। इधर देखिए एरो लगा दी, यहाँ भी एरो, इधर भी एरो, इधर भी एरो। अब आपको एक कॉमन रीजन ऐसा ढूंढना है, एक ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कि उस रीजन का कोई भी बिंदु आप ले तो इस सारे इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। तो देखिए इस लाइन के नीचे लेना है, अगर आप इस यहाँ का बिंदु लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये रीजन नहीं हो सकता है। इधर नहीं ले सकते, इधर लेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। तो आप इस लाइन के नीचे लेंगे, इस लाइन के नीचे लेंगे तो वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों लाइन एक पॉइंट है, ग्राफ पेपर पर आपको साफ साफ दिखेगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पर ये दोनों कट रहे हैं। तो फिर उसके बाद इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर लेंगे, ये जो लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, इस लाइन के इधर ये साइड में हम लोग लेंगे इधर, फिर इस लाइन से ऊपर लेना है। तो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये रीजन आपका हो गया, यहां से जाकर टर्न है यहां पर, ये रीजन आपका फिजिबल रीजन कहलाएगा। मतलब इसी रीजन के अंदर में कोई भी बिंदु लेंगे आप तो एक साथ चारों के चारों इनइक्वालिटी को, चारों और समीकरण को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। इधर का कोई बिंदु आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का बिंदु x1 y1, यहाँ पर ये बिंदु x1 y1 सबको सेटिस्फाई करेगा। 1 1 2 लेस देन इक्वल टू 5 सही है। 3 into 1 3 plus 1 4 लेस देन इक्वल टू 9 सही है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही है। इसलिए इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। यही रीजन आपको पता करना है। इस रीजन में आप कलर कर दे, डिजाइन बनाना है, जैसा डिजाइन आप बना दे वो आपकी मर्जी है। अब इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट है ये 0 5, ये कॉर्नर पॉइंट है 0 0, ओरिजिन है ये 0 0, और ये पॉइंट है आपका 3 0, और ये पॉइंट हो गया 2 3। यही कॉर्नर पर आपको ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगा। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पर आपको मिलेंगे। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर इस जेड का वैल्यू चेक करना है कि कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है। जहां मैक्सिमम होगा वही हमारा मैक्सिमम का आंसर होगा। जहां मिनिमम होगा, अगर यहाँ मिनिमम का प्रॉब्लम रहता तो मिनिमम का आंसर हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमको केवल मैक्सिमम ढूंढना है। अच्छा, ये जो दोनों अगर ग्राफ पेपर पर आप बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली 2 3 आपको ग्राफ पेपर में दिख जाएगा। आप बिना ग्राफ पेपर के बनाएंगे तो आपको ये एग्जैक्टली पॉइंट 2 3 नहीं दिखेगा। तब आपको ये दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है उसको चेक कर लीजिए, आपको देखिएगा ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 5, इसको सेटिस्फाई किया। x इक्वल टू 2 तो 3 2 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 9, इसको सेटिस्फाई किया। अर्थात ये पॉइंट जो है ये दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली दिखेगा, अदरवाइज नहीं तो आपको इसको सॉल्व करके ये पॉइंट का लोकेशन निकालना पड़ेगा। इसलिए इसको जब बनाना है ग्राफ पर। अब कॉर्नर पॉइंट लीजिए 0, वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू निकालते हैं एट कॉर्नर पॉइंट 0 0, ओरिजिन पर निकालते हैं। तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 रखेंगे तो जेड का वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 0, ये 0 आ गया। अब अगला कॉर्नर पॉइंट है 3 0, एक्स की जगह 3 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो, 4 3 12 प्लस 0, ये आ गया 12। तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 2 3, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, 4 2 8 प्लस 3 11 हो गया। और आखिरी कॉर्नर पॉइंट है 0 5, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 5, 4 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 5, ये हो गया 5। इसमें मैक्सिमम आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? ये वैल्यू मैक्सिमम है, जहां पर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हेंस z इज मैक्सिमम एट कब, जब x का वैल्यू 3 हो और y का वैल्यू 0 हो, और उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो कितना है? 12, मैक्सिमम वैल्यू 12 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल मतलब वो मैक्सिमम, एग्जाम्पल मैक्सिमम भी पूछ सकता है या मिनिमम भी पूछ सकता है। तो यहाँ आपको मैक्सिमम पूछा गया, यहीं पर पूछा जाता है मिनिमम जेड, तो मिनिमम जेड यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, जहां पर x भी 0, y भी 0 और मिनिमम जेड इज 0। ओके,
तो इस तरह से आप 6 मार्क्स क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक और आपको 2020 में इस बार जो जैक बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, वो आपको हम देते हैं अपने से बनाने के लिए। आप बनाकर देखें और यदि प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दें। सॉल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। नीचे दिए गए प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ भी मैक्सिमाइज करना है z को। z बराबर है 3x प्लस 2y और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कंडीशंस क्या दिए गए हैं, x प्लस y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 एंड x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया गया x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है, केवल डाटा चेंज है। आप डाटा चेंज करके इसको ग्राफ खींचकर बनाएं और यदि प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कर दें। ओके, बोलिए बच्चों, CBSE बोर्ड में आप देखेंगे कि LPP का जो प्रॉब्लम होता है वो वर्ड्स प्रॉब्लम रहता है। वर्ड्स में एक सिचुएशन दिया हुआ रहेगा और उस सिचुएशन को आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैक बोर्ड में भी पुराने क्वेश्चन पैटर्न देखे जाएंगे तो वहाँ भी वर्ड्स प्रॉब्लम आते थे। इसलिए जैक बोर्ड के भी स्टूडेंट्स ये नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ सकता है वर्ड्स प्रॉब्लम, लेकिन आजकल के ट्रेंड में केवल वर्ड्स प्रॉब्लम को बहुत कम देखा गया है। आजकल के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन केवल पूछे जाते थे, इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस जरूर वर्ड्स प्रॉब्लम के भी देख लेंगे। केवल आप क्वेश्चंस देख ले ताकि आपको कभी सिचुएशन आ जाए एग्जाम में तो आप उसको हैंडल कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है और डाइट प्रॉब्लम। ये 3 तरह के प्रॉब्लम ज्यादा पूछे जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम है एलोकेशन प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है मैन्युफैक्चरिंग, डाइट, और बहुत कम पूछा जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले आप जो देखें वो एक्सरसाइज 12.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सब उसी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला गया है जो भी सिचुएशन है उसको रफली हम लोग यहाँ प्लॉट कर लें। जो सिचुएशन दिया गया है उसको रफली हम लोग यहाँ पर प्लॉट किए। इसमें मेन डाटा को हम लोग लिख लिए। क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको कुछ पैकेट्स नट्स के बनाने हैं और कुछ पैकेज बोर्ड्स के बनाने हैं। और नट्स को बनाने के लिए मशीन ए को 1 घंटा आपको रन करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, और मशीन बी को 3 घंटा चलाना पड़ेगा। और आप नट्स के एक पैकेज को बेचेंगे, सेल करेंगे तो आपको 17 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से बोर्ड्स का यदि आप एक पैकेज बनाना चाह रहे हैं तो मशीन ए को आपको 3 घंटा चलाना पड़ेगा और मशीन बी को 1 घंटा चलाना पड़ेगा। और यदि एक पैकेज आप बोल्ट को बेचेंगे तो आपको 7 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम कितने पैकेज नट्स के बनाएं और कितने पैकेज बोर्ड्स के बनाएं इन कंडीशंस में कि हमको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, जो हमारा प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। और एक शर्त इसमें आखिर दिया गया है कि कोई भी मशीन कैन बी ऑपरेट एट मोस्ट, यहाँ एट मोस्ट वर्ड दिया है कि जो भी मशीन हो, मशीन ए हो या मशीन बो, यही कंडीशन है, कांस्टेंट ये बनाएगा, शर्त है ये कि मशीन ए हो या मशीन बी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स पर डे, एक दिन में 12 आवर्स से ज्यादा मशीन को आप रन नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका मशीन खराब हो जाएगा या कोई समस्या हो जाएगी। इसलिए ये आपका कंडीशन है, ये कांस्टेंट है, ये शर्त है कि किसी भी मशीन को एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा ही एक दिन में रन कर सकते, उससे ज्यादा नहीं। और यदि ये एटलीस्ट रहता तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 12 घंटा तो रन करना ही करना है या उससे ज्यादा। यहाँ प्रॉब्लम है एट मोस्ट। तो ये सिचुएशन है रफली, इसको अब एग्जाम में ये कोई जरूरी नहीं कि सिचुएशन को आप प्लॉट करें, ये सारे सिचुएशन आपके दिमाग में है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। पूछा गया है कि नट्स और बोल्ट्स के कितने पैकेज बनाए जाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि नट्स के X पैकेट पर डे बनाते हैं और बोल्ट्स के Y पैकेट पर डे बनाते हैं। अब शुरू करते हैं। लेट X पैकेज पर डे ऑफ नट्स, X पैकेज पर डे नट्स के बनाते हैं एंड Y पैकेज पर डे ऑफ बोल्ट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस किया जाएगा टू मैक्सिमाइज, ताकि बढ़ा सके, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम अपना मैक्सिमाइज कर सके। अब मैक्सिमाइज किसको करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा Z। तो एक पैकेज नट से प्रॉफिट हो रहा है 17 रुपये 50 पैसा,
तो x पैकेट नट से हमको प्रॉफिट कितना होगा 17.50 इंटू एक्स, तो 17.50 इंटू एक्स प्लस एक पैकेट बोर्ड से प्रॉफिट है 7 रुपीज, तो y पैकेट बोर्ड से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7y, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 17.50x प्लस 7y। इसी प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाना है। कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये कंडीशंस ये है कि मशीन ए भी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा रन होगा, मशीन बी भी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा रन होगा। एक पैकेट बनाने के लिए आपका मशीन ए नट्स का एक पैकेट बनाने के लिए 1 घंटा रन होता है, और मशीन बी एक पैकेट नट्स बनाने के लिए 3 घंटा रन हो रहा है। तो एक पैकेट यदि आपको बनाना हो नट्स का तो कितना घंटा रन होगा, तब मशीन ए टोटल कितना आवर्स रन हो रहा है, एक पैकेट नट्स के लिए 1 आवर, तो एक पैकेट नट्स के लिए 3x आवर्स, और एक पैकेट बोर्ड्स के लिए 3 आवर्स, तो y पैकेट बोर्ड्स के लिए 3y आवर्स। तो मशीन ए टोटल कितना रन हुआ, x प्लस 3y आवर्स, x प्लस 3y आवर्स मशीन ए रन हुआ। और मशीन ए कितना एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा लेस देन इक्वल टू 12 घंटा, 12 आवर्स 12 आवर्स से ज्यादा हम लोग रन नहीं कर सकते हैं। सो मशीन ए रन हुआ एक पैकेट नट्स के लिए 1 घंटा, तो x पैकेट नट्स के लिए x इंटू 1 x आवर्स, एक पैकेट बोर्ड्स के लिए मशीन ए रन हुआ 3 आवर्स, तो y पैकेट के लिए 3y आवर्स, तो टोटल मशीन ए रन हो गया x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। उसी प्रकार से मशीन बी एक पैकेट नट्स के लिए 3 आवर्स रन हुआ, तो x पैकेट नट्स के लिए 3x रन होगा। और उसी प्रकार से मशीन बी एक पैकेट बोल्ट के लिए 1 आवर रन हुआ, तो y पैकेट बोल्ट्स के लिए प्लस y आवर्स रन होगा। तो टोटल मशीन बी कितना रन हुआ 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू मशीन बी भी एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हमेशा रहेंगे हर प्रॉब्लम में। अब इन दोनों का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना दिया, x प्लस 3y इक्वल टू 12 और दूसरा 3x प्लस y इक्वल टू 12। इसमें बारी बारी से x की जगह 0 ले लें, तो 3y इक्वल टू 12, y का वैल्यू 4 आ गया, y इक्वल टू 0 ले लें तो x का वैल्यू 12। उसी प्रकार से x की जगह 0 ले लें तो y का वैल्यू 12। अब आप y की जगह 0 ले लें, 3x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 4। अब इनको ग्राफ पेपर पर आप प्लॉट कर दें, ये आपका x एक्सिस, इधर आपका नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। x का मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 6 7 8 9 10 12 तक प्लॉट कर दिए। y एक्सिस पर भी 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लॉट कर दिए। अब बारी बारी से x0 y4, x0 और y4 ये पॉइंट हो गया, दूसरा x12 y0, इन दोनों को मिलाकर ये स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस स्ट्रेट लाइन का नाम हो गया पहला वाला x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x प्लस 3y इज इक्वल टू ये 12 हो गया पहला स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा आप खींचे, दूसरा के लिए x0 y12 ये पॉइंट हो गया x0 y12। फिर अगला हो गया आपका x4 y इक्वल टू 0, इन दोनों को मिलाकर ये स्ट्रेट लाइन खींच दी। इस स्ट्रेट लाइन का नाम लिख दे 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और आपको ऑलरेडी पता है y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, और इस x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगा, ये ऑलरेडी पहले से पता है, इसलिए इसका दोनों का टेबल भी नहीं बनाए, खींचने की भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ लेस देन है, तो लेस देन के केस में स्ट्रेट लाइन के नीचे होगा, या आप कोई पॉइंट लेके चेक कर लीजिए, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे पॉइंट लेंगे 0 0 और 0 0 रखकर देखिए आप, पहला आप देख रहे हैं 3x प्लस y में इसमें रख रहे हैं, तो 3 इंटू 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12 सही है। अर्थात इस लाइन के नीचे देखिए इधर एरो, फिर इस लाइन के नीचे इधर एरो, इस लाइन के नीचे एरो दे देंगे, इधर का रीजन पूरा ये रीजन सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। फिर दूसरा इस स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए, इसके नीचे आप ले 0 0, x0 प्लस 3 इंटू 0, ये हो गया टोटल 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12 सही है। अर्थात इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे, इसके नीचे भी आप एरो दे दे, देखिए यहाँ एरो दिया गया है। उसके बाद x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ एरो दे दिया गया, फिर आप एरो इधर दे दें, यहाँ एरो दे दें, यहाँ मतलब इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पूरा रीजन में x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, x ग्रेटर देन 0। उसके बाद y ग्रेटर देन 0 आखिरी,
y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये देखिए एरो ऊपर दिया गया है, इधर आप एरो दे लो ऊपर, इधर भी एरो ऊपर दिया गया है, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ऐसा रीजन ढूंढे जहां पर कि सारे एरोज आपको प्राप्त हो जाए। इस लाइन के नीचे लेना है, अगर यहां पर लेंगे तो प्रॉब्लम, इस लाइन को ऊपर नहीं लेना, इस लाइन के नीचे लेना है, इसलिए ये रीजन फिजिबल नहीं होगा। इस लाइन के नीचे लेंगे तो होगा, क्योंकि ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इधर x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है। फिर इस लाइन की इधर लेंगे तो भी आपका सारे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है, ग्राफ पेपर पर देखेंगे x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पॉइंट पर, ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये रीजन फिजिबल है, इसमें आपका x का वैल्यू आपका पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, इस लाइन के नीचे है। तो ये रीजन आपका हो गया फिजिबल रीजन। अब ये कॉर्नर पॉइंट पर z का वैल्यू पता लगाएं, जहां पर आपको मैक्सिमम मिल जाए वही आपका कॉर्नर पॉइंट मेथड से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देंगे, जहां भी इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन होने का मतलब फिजिबल रीजन का इस ग्राफ के ऊपर में जो पॉइंट है वो पॉइंट भी फिजिबल रीजन में आएगा। वो जो भी पॉइंट है वो पॉइंट भी ये सारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये फिजिबल रीजन में इसको आप जो फिजिबल रीजन उसको डार्कन कर सकते हैं दोबारा। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा तो लाइन के ऊपर का पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इक्वलिटी का साइन रहेगा तब उस ग्राफ के ऊपर में, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का जो भी पॉइंट है वो इंक्लूड होगा। जब इक्वलिटी रहेगा तब होगा, और जब इक्वलिटी का साइन नहीं होगा तो पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप उस ग्राफ को डार्कन कर दे जिसको इंक्लूड करना है। अब इसका कॉर्नर पॉइंट्स का वैल्यू निकाले, वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट 0 0 ओरिजिन पर निकाले। तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 रख दे, जेड में दोनों जगह 0, 17.50 में 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 हो गया, 7 इंटू 0 0, टोटल वैल्यू 0 आ गया। अब अगला कॉर्नर पॉइंट है 4 0, x की जगह जेड का मिलेगा 70, तीसरा x की जगह 3 और y की जगह 3 रख के सॉल्व कीजिए, आपको जेड का वैल्यू प्राप्त होगा 73.50। और आखिरी पॉइंट हो गया ये x0 y4 इसमें रखिए तो 7 4 28। अब आप इस देखिए, इसमें सबसे आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू 73.50। इसलिए आपका आंसर हो गया x भी 3 y भी 3, अर्थात x का मतलब हो गया 3 पैकेट नट्स, 3 पैकेजेज ऑफ नट्स, एंड y का मतलब हो गया 3 पैकेजेज ऑफ बोर्ड्स। 3 पैकेजेज ऑफ नट्स एंड 3 पैकेजेज ऑफ बोर्ड्स शुड बी प्रोड्यूस करना होगा, प्रोड्यूस करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, तो 73.50 रुपीज का प्रॉफिट मैक्सिमम आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो भी आपको वर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि पुराने जैक बोर्ड में भी देखे जाते थे और आजकल सीबीएसई बोर्ड में तो शुरू से ही है, और आप इन प्रॉब्लम्स को क्या है कि प्रॉब्लम्स को पढ़ के आप एक रफली उसका एक रफ स्केचिंग कर लेंगे तो आपको उसको इक्वेशंस में इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने में, इस तरह की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने में आपको बहुत हेल्प होगा। और आजकल के अभी के जैक बोर्ड के पैटर्न में ऑलरेडी ये पैटर्न में कन्वर्ट किया हुआ रहता है। तो जब ये कन्वर्ट किया हुआ है उसके बाद सॉल्व करना कुछ ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, लेकिन आप ये 100% ना सोच के चले कि हमेशा कन्वर्टेड ही मिलेगा। कुछ चांसेस ऐसे हैं कि अगर मान लीजिए सिचुएशन मिले तो कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो आज हम लोग देखें मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को, 12.2 एक्सरसाइज के मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और डाइट प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और आपको जो भी डाउट्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेज दें। आप एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के कुछ क्वेश्चंस आप इसका जरूर बना सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।